आप सभी विद्यार्थी का स्वागत है आपके अपने चैनल AK क्लासेस में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं बिहार बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए मोस्ट VVI इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो कि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षाओं में यह सभी क्वेश्चन लगातार पूछा जाता है। और आज के इस क्लास में हम लोग साइंस का 40 टॉप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो प्लीज़ यह ज़रूर सभी 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कर लीजिएगा। और आपके फाइनल बोर्ड परीक्षाओं में इन प्रश्नों में से बहुत सारा प्रश्न रहेगा। लगभग आज के इस क्वेश्चन में हम लोग 40 ऑब्जेक्टिव का संख्या रहेगा, परंतु डिस्कस करके हम लोग पढ़ने वाले हैं 100 प्लस ऑब्जेक्टिव। कितना? तो 100 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। आधा घंटा का क्लास होगा, यानी 30 मिनट का, और टोटल 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे 100 प्लस। अगर यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षाओं में आपका 15 से 20 नंबर आपका हूबहू मिलेगा। क्या मिलेगा? तो 15 से 20 नंबर तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पक्का लड़ेगा। यह हमारा गारंटी है। सिर्फ और सिर्फ एक वीडियो से मिलने वाला है आपका 15 से 20 नंबर। तो आप लोग बारीकी तरीके से सभी क्वेश्चन को जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन को फटाफट हम लोग पढ़ते हैं और सुपर फास्ट रिविजन की तरह हम लोग करेंगे। उससे पहले आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, ताकि आपके दोस्त भी एक क्लास के साथ जुड़कर फाइनल बोर्ड परीक्षा 2026 की बेहतरीन तरीके से तैयारी कर पाए। तो इस वीडियो को शेयर प्लीज जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ, और फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि अवतल लेंस की फोकस दूरी होती है, और सभी VVI क्वेश्चन है, तो हम वीडियो में बीच में रोक रोक कर नहीं बताएंगे। तो प्लीज़ ज़रूर सभी क्वेश्चन को पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। तो अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? तो अवतल लेंस की फोकस दूरी पूछा है आपसे, तो आपका राइट आंसर ए वाला होगा। अवतल लेंस पूछे या अवतल दर्पण, दोनों के दोनों ऋणात्मक होते हैं फोकस दूरी। एक क्वेश्चन पूछता है आपसे फाइनल बोर्ड परीक्षा में कि अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, तो ऋणात्मक। अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है, क्वेश्चन पूछा गया है, VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है? तो अवतल लेंस की क्षमता भी ऋणात्मक होती है। क्या होती है? तो ऋणात्मक होती है। और आपसे क्वेश्चन पूछ देगा दर्पण में कि अवतल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है, तो अवतल दर्पण का भी फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, और अवतल दर्पण का भी क्या होता है, क्षमता, तो ऋणात्मक होता है। तो दर्पण पूछे या लेंस, दोनों का राइट आंसर क्या होगा? ऋणात्मक। तो आपसे किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछे, आपसे बनना चाहिए 100%। और क्वेश्चन आता है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होता है, तो यहाँ पे पूछा है उत्तल लेंस, इसलिए हमारा राइट आंसर ए वाला होगा। परंतु आपसे पूछ देगा कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होता है, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होता है, क्वेश्चन पूछा गया है। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होता है। क्या होता है? तो धनात्मक होता है। और उत्तल लेंस की क्षमता और फोकस दूरी दोनों के दोनों धनात्मक होते हैं। क्या होते हैं? तो धनात्मक होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, उम्मीद है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 2 नंबर कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है। जस्ट अभी बताए हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में कि क्या होता है उत्तल लेंस की फोकस दूरी। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। 2 का राइट आंसर ए होगा। ऐसा नहीं कि ABCD ट्रिक कराने से मज़ा नहीं आता है। क्वेश्चन को बारीकी तरीके से चारों ऑप्शन को डिस्कस करते हुए हम लोग चलेंगे, तो बेहतरीन आपको समझ में भी आएगा और आपकी तैयारी अच्छा भी हो जाएगा। तो इसलिए चारों ऑप्शन को हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो आपसे पूछा है उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमारा धनात्मक होता है। 2 का राइट आंसर ए होगा। अगर पूछ देता कि उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगा, तो उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगा, तो उत्तल लेंस की क्षमता भी हमारा धनात्मक होगा। और उत्तल दर्पण का भी, अगर क्वेश्चन में पूछ देगा कि उत्तल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है, तो उत्तल दर्पण का फोकस दूरी भी धनात्मक होता है। उत्तल लेंस की क्षमता भी धनात्मक होती है। उत्तल दर्पण या क्षमता, लेंस पूछे या दर्पण पूछे, दोनों के दोनों धनात्मक होते हैं। तो आप लोग को इतना याद कर लेना है। और अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। अवतल लेंस की क्षमता भी ऋणात्मक होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी भी ऋणात्मक होती है। अवतल दर्पण की क्षमता भी ऋणात्मक होती है। तो यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। जो विद्यार्थी समझ लेगा उनको बारीकी तरीके से कभी भी गलत नहीं होगा एग्जाम में। यह हमारा गारंटी है 100%, क्योंकि उनका गलत होने का संभावना ही नहीं रहेगा अगर समझ कर पढ़ेंगे इस प्रकार से। तो अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 3 नंबर कि
आपसे 3 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि समतल दर्पण द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो समतल दर्पण द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, परंतु काल्पनिक प्रतिबिंब आपके ऑप्शन में नहीं है। तो आपके काल्पनिक प्रतिबिंब आपके ऑप्शन में नहीं है, तो आप लोग काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है। कैसा होता है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है, इसलिए 3 का राइट आंसर ए वाला होगा। अगर काल्पनिक ऑप्शन देगा आपके ऑप्शन में तो आप लोग काल्पनिक पे टिक कर दीजिएगा, क्योंकि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। कैसा होता है, तो सीधा होता है। और काल्पनिक प्रतिबिंब कब बनता है, तो समतल दर्पण के द्वारा बनता है। किसके द्वारा, तो समतल दर्पण के द्वारा। और वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है। कैसा होता है, तो उल्टा होता है। और समतल दर्पण का फोकस दूरी, क्वेश्चन पूछता है भी, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि समतल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है, तो समतल दर्पण का फोकस दूरी अनंत होता है। क्या होता है, तो समतल दर्पण का फोकस दूरी अनंत होता है। यह क्वेश्चन पूछा गया है आपके पेपर में। और समतल दर्पण द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो वस्तु के बराबर आकार के। आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि समतल दर्पण द्वारा वस्तु के किस आकार का प्रतिबिंब बनता है, तो वस्तु के बराबर आकार के। किस आकार के, तो वस्तु के बराबर आकार के समतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनता है। तो आप लोग इससे जरूर इतना क्वेश्चन को जरूर याद रखिएगा। आता है, यह सभी क्वेश्चन पूछा गया है। अगर हम पे विश्वास नहीं है तो आप सभी विद्यार्थी जाकर क्वेश्चन बैंक देखिए। अगर प्रीवियस ईयर आपको पढ़ते होंगे तो आपको पता होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, अगला नंबर 4 नंबर। देखिए जस्ट अभी क्वेश्चन नीचे आप पूछा गया है आपसे 4 नंबर में कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु के किस आकार का होता है, यानी वस्तु के आकार का होता है। तो वस्तु के किस आकार का होता है, तो जस्ट अभी बताए हैं। जो विद्यार्थी बारीकी तरीके से पढ़े होंगे, अच्छे तरीके से ध्यानपूर्वक, उनको समझ में आया होगा और उन्होंने ऑप्शन भी टिक कर दिया होगा। तो आपका राइट आंसर 4 का सी होगा, क्योंकि समतल दर्पण द्वारा किसी भी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो बराबर प्रतिबिंब बनता है। और समतल दर्पण कहाँ होता है, तो हमारे घरों में। कहाँ होता है, तो हमारे घरों में जो मिरर होते हैं उनमें क्या होता है, तो समतल दर्पण होता है। हमारी आईना, मिरर का अर्थ आईना, जो कि कैसा होता है, तो आईना होता है। और उसमें कैसा प्रतिबिंब बनता है, हमारे घरों में जो आईना होता है उसमें बराबर प्रतिबिंब बनता है। ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति है 50 फीट का और उसको दिखाई देने लगेगा कितना, 4 फीट का। तो ऐसा नहीं है, जितना बड़ा वस्तु उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनता है। किस दर्पण में, अगर क्वेश्चन पूछेगा कि जितना बड़ा वस्तु उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनता है, ऐसा कौन सा दर्पण है। क्वेश्चन अगर हाई लेवल का पूछेगा ना तो ऐसे पूछ देगा, यदि कोई वस्तु जितना बराबर बड़ा है उसका प्रतिबिंब उतना ही बड़ा बनता है, तो वह कौन सा दर्पण होगा, तो वह समतल दर्पण होगा। कौन सा दर्पण होगा, तो समतल दर्पण होगा। तो प्लीज जरूर समझकर सभी क्वेश्चन को पढ़िए। बारीकी तरीके से आपके फाइनल बोर्ड परीक्षाओं में क्वेश्चन लड़ेगा। और आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि उत्तल लेंस का कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो उत्तल दर्पण पूछे या उत्तल लेंस में कैसा प्रतिबिंब बनता है उत्तल दर्पण में, तो उत्तल दर्पण में छोटा प्रतिबिंब बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो छोटा प्रतिबिंब बनता है उत्तल दर्पण में। और अवतल दर्पण में कैसा बनता है, तो अवतल दर्पण में बड़ा और बराबर वस्तु के बड़ा भी बनता है और बराबर भी बनता है अवतल दर्पण में। कौन सा दर्पण, तो अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है, बराबर भी प्रतिबिंब बनता है, परंतु केवल और केवल छोटा प्रतिबिंब किस में बनता है, तो उत्तल दर्पण में। केवल और केवल छोटा प्रतिबिंब किस दर्पण में, तो उत्तल दर्पण में। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है 5 नंबर। हमारा प्रयास रहेगा कि सभी क्वेश्चन को आपको हम 100% समझा दे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है अगला नंबर कि 5 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम हैं। तो यहाँ पे परिवर्तन नहीं, प्रकाश के प्रवर्तन या अपवर्तन होना चाहिए, परिवर्तन नहीं, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। तो प्रकाश की प्रवर्तन के कितने नियम है, तो प्रकाश के परावर्तन के भी 2 नियम हैं और प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम है। तो आपसे दोनों क्वेश्चन पूछेगा, अगर फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछेगा कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं या प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है, तो प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन दोनों का 2 ही नियम है, इसलिए 5 का राइट आंसर ए वाला होगा। और ये क्वेश्चन और पूछता है कि प्रकाश कैसे गमन करता है, तो प्रकाश क्या टेढ़ी मेढ़ी जाता है, इस प्रकार से जाता है, तो प्रकाश ऐसे जाता है, प्रकाश बिल्कुल ऐसे नहीं जाता है, प्रकाश एकदम सीधा जाता है। कैसे जाता है, तो एकदम सीधा जाता है। तो प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। किस रेखा में, तो सीधी रेखा में गमन करती है। और प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा निर्वात में होती है, और निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होती है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। कितनी होती है, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। और
प्रकाश की चाल उससे निर्वात से कम किस में होती है? तो हवा में होती है। और सबसे कम प्रकाश की चाल किस में होती है? तो कांच यानी ग्लास में होता है सबसे कम प्रकाश की चाल। और क्वेश्चन पूछ लेता है फाइनल बोर्ड परीक्षा में कि प्रकाश किसका रूप है? तो प्रकाश किसका रूप है? तो प्रकाश ऊर्जा का रूप है। किसका रूप है? तो प्रकाश ऊर्जा का रूप है। और प्रकाश क्या है? तो प्रकाश एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग है। क्या है? तो एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय है। और प्रकाश का खोज सबसे पहले किसने ज्ञात किया? यह क्वेश्चन पूछेगा कि प्रकाश का खोज सबसे पहले किसने किया, या प्रकाश की चाल सबसे पहले किसने ज्ञात की? तो प्रकाश की चाल सबसे पहले किसने ज्ञात किया था? तो रोमर नामक एक वैज्ञानिक था। किसने था? तो रोमर नामक एक वैज्ञानिक था जिन्होंने ज्ञात किया था प्रकाश की चाल। प्रकाश का खोज नहीं, प्रकाश की चाल के ज्ञात किया था। तो यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। जो भी बताए हैं इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो प्लीज़ जरूर इसे याद करने का प्रयास कीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? तो कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? तो उत्तक कहते हैं। 6 का राइट आंसर सी होगा, उत्तक कहते हैं कोशिकाओं के समूह को। और क्वेश्चन पूछता है फाइनल बोर्ड परीक्षा में कि आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? तो आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन आएगा। और क्वेश्चन पूछता है कि न्यूरॉन क्या है? तो तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को न्यूरॉन कहा जाता है। क्या बोला जाता है? तो तंत्रिका तंत्र के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को न्यूरॉन बोला जाता है। तो प्लीज़ जरूर इसे याद करने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन पूछा गया है 2024 के पेपर में कि तंत्रिका तंत्र के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो तंत्रिका तंत्र के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को न्यूरॉन या तंत्रिका तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? तो न्यूरॉन या तंत्रिका तंत्र। और क्वेश्चन पूछता है कि कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? तो कोशिका झिल्ली, ये भी क्वेश्चन 2024 के पेपर में पूछा गया है। यह दोनों क्वेश्चन। तो कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? तो अर्धपरागम्य झिल्ली है। किस प्रकार की झिल्ली है? तो अर्धपरागम्य झिल्ली है। और कोशिका का खोज कब हुआ था? तो कोशिका का खोज 1665 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? तो 1665 ईस्वी में कोशिका का खोज हुआ था। और कोशिका कैसी थी? तो जब कोशिका का खोज हुआ था तो कोशिका मृत थी। कैसी थी? तो कोशिका मृत यानी मरी हुई कोशिका थी। कैसी कोशिका? तो मरी हुई कोशिका थी। और कोशिका का खोज किसने किया? तो रॉबर्ट हुक नामक के एक वैज्ञानिक ने किया 1665 ईस्वी में। और कोशिका मृत थी। और कोशिका किसमें खोज किया गया? कोशिका का खोज किसमें किया गया था? तो माइक्रोस्कोप। किसमें? तो माइक्रोस्कोप में कोशिका का खोज किया गया था रॉबर्ट हुक के द्वारा। तो यह क्वेश्चन आपको 100% समझ में आया होगा। बिल्कुल आपसे एग्जाम में ना के बराबर गलती होगा, एकदम 0% आपका एग्जाम में गलती होगा आपसे। तो प्लीज़ जरूर समझ कर पढ़िए, हमारा विद्यार्थी से सभी क्वेश्चन बनेंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 7 नंबर कि आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? तो जस्ट अभी इसको हम बताए हैं कि आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं। तो आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। 7 का राइट आंसर बी होगा, लाइसोसोम को कहते हैं आत्महत्या की थैली। और माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? तो ऊर्जा का पावर हाउस। क्या कहा जाता है? तो ऊर्जा का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। तो यह दोनों क्वेश्चन लगातार पूछता है कि ऊर्जा का पावर हाउस या ऊर्जा गृह किसे कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को। और आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहते हैं। तो 7 का राइट आंसर बी वाला होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे कि ऊर्जा का पावर हाउस किसे कहा जाता है। तो जस्ट अभी बताए हैं वही सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपसे पूछ देगा कि ऊर्जा का पावर हाउस किसे कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। तो 8 का राइट आंसर बी होगा। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है, जो कि घातक है। क्या है? तो यह घातक है आत्महत्या के लिए। इससे क्या होता है? तो आत्महत्या हो जाता है लाइसोसोम से। और कोशिका झिल्ली अर्धपरागम्य झिल्ली है। तो इतना भी क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर की मीथेन का अणुसूत्र है। तो मीथेन का अणुसूत्र क्या होता है? तो मीथेन का अणुसूत्र CH4 होता है। क्या होता है? तो CH4 होता है। तो किस ऑप्शन में है? तो ए वाले ऑप्शन में है। तो 9 का राइट आंसर ए होगा, CH4। और बेंजीन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो C6H6 यानी C6H6। 6 गो कार्बन 6 गो हाइड्रोजन। आप लोग ध्यानपूर्वक आवाज़ मेरा क्या जो इंट्रोडक्शन देते हैं ध्यान से पढ़िएगा। तो मीथेन का अणुसूत्र क्या होता है? तो C6H6, जो कि एग्जामों में पूछा गया है। क्या किया गया है? तो पूछा गया है। और CO2 क्या है? तो CO2 को बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 का पूरा नाम कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र CO2 होता है। जल का रासायनिक सूत्र पूछ लेता है तो जल का रासायनिक सूत्र H2O होता है। और
आपसे क्वेश्चन पूछता है कि CO2 यानी शुष्क बर्फ किसे कहते हैं, तो शुष्क बर्फ किसे कहते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को कहते हैं। किसे कहते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को शुष्क बर्फ कहा जाता है। 2024 के पेपर में आया था कि मीथेन का अणुसूत्र क्या है, शुष्क बर्फ किसे कहते हैं, बेंजीन का रासायनिक सूत्र क्या है। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो आप लोग 2024 वाला पेपर देख सकते हैं, लगातार यह क्वेश्चन आता है, आपके प्रथम शिफ्ट में भी पूछा गया है, तो प्लीज़ ज़रूर याद कर लीजिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन 10 नंबर कि शुष्क बर्फ किसे कहते हैं, तो शुष्क बर्फ किसे कहते हैं, तो आप लोग इसका उत्तर दीजिए। जस्ट अभी हम इसको बताए हैं रिपीट कर करके कि शुष्क बर्फ किसे कहते हैं, तो शुष्क बर्फ CO2 को कहते हैं। तो आपका राइट आंसर बी वाला होगा, CO2 को शुष्क बर्फ कहा जाता है। और H2 क्या है, तो H2 हाइड्रोजन है। क्या है, तो हाइड्रोजन को H2 बोला जाता है। HCl क्या है, तो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। क्या है, तो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, जो हमारे कहाँ होता है, तो पेट में होता है, पेट में स्थित होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बाहर आ जाए और त्वचा के, मानव शरीर के त्वचा के किसी अन्य भाग पर गिर जाए, यानी जहाँ गिरेगा वह त्वचा का छिद्र करके, यानी छेद करके वह नीचे की ओर चलाएगा। कहाँ चलाएगा, नीचे की ओर, जला देगा। क्या करेगा, तो जला देगा। इतना घातक होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी HCl अम्ल इतना घातक होता है, आप लोग समझ सकते हैं। तो देख लीजिए कितना घातक है। और HNO3 क्या है, तो अमोनिया क्लोराइड है। ये क्या है, ये HNO3, तो आप लोग इसका हाइड्रोजन नाइट्रो ऑक्साइड है, यही करके है ये है। तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। आप लोग इसको जरूर याद रखिए कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र HCl होता है। तो इतना क्वेश्चन आपको याद रखना है। तो 10 का राइट आंसर बी वाला होगा। आपसे पूछा है शुष्क बर्फ, तो CO2 होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे कि आयोडीन के कमी के कारण कौन सी बीमारी होती है। पक्का आता है यह क्वेश्चन सभी। तो आयोडीन के कमी के कारण कौन सी बीमारी होती है, तो घेघा रोग होता है। कौन सा रोग, तो घेघा रोग होता है। और कभी कभी आपके ऑप्शन में गलगंट रोग देगा। कौन सा रोग, तो गलगंट रोग। तो घेघा रोग दे आपके ऑप्शन में या गलगंट रोग दे, दोनों रोग किसके कारण से होता है, तो आयोडीन के कमी के कारण से ही होता है। यानी गले में क्या होता है, तो गले में एक बड़ा टाइप सा गुलठी की तरह निकल जाता है, यानी बहुत गला बाहर की ओर चली जाता है। तो क्या होता है, तो मांसपेशियां यहाँ पे उभर जाती है, यानी बाहर की तरफ से दिखने लगती है। तो वही होता है गलगंट रोग यानी घेघा रोग। और आयोडीन किस में होता है, तो नमक में होता है। किस में होता है, तो साधारण नमक में होता है। और साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो NaCl होता है। क्या होता है, तो NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। क्या, तो सोडियम क्लोराइड। NaCl का पूरा नाम क्या है, तो सोडियम क्लोराइड। क्वेश्चन पूछता है लगातार कि नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो NaCl होता है। नमक का रासायनिक नाम क्या होता है, तो नमक का रासायनिक नाम होता है सोडियम क्लोराइड। क्या होता है, तो सोडियम क्लोराइड। और नमक हमारा कहाँ देखने को मिलेगा, तो आयोडीन में क्या पाया जाता है, तो नमक, आयोडीन हमारा नमक में पाया जाता है, क्योंकि आयोडीन नमक में मिलाया गया है, जिससे व्यक्ति का गलगंड घेघा रोग नहीं हो। पुराने समय में यह सभी ज़्यादा होता था। एक सेकेंड थोड़ा सा,